दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्पेस मिशन की बात करेंगे जो हमें एक ऐसी जगह दिखा सकता है जहां बर्फ के नीचे एक पूरी समुद्री दुनिया छुपी हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां एक एडवांस्ड या इमेच्योर लाइफ हो सकती है। क्या जुपिटर के चांद यूरोपा के नीचे जिंदगी छुपी हुई है? इसके अलावा इसमें एलियंस के लिए एक संदेश भेजा जाएगा जिसकी बात हम आगे करेंगे। और इसी एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए नासा का सबसे बड़ा प्लेनेटरी मिशन अक्टूबर 2024 में लॉन्च हो रहा है। This is the largest interplanetary spacecraft NASA has ever built and launched. It's an ice world. It's a moon, an icy world. Original primitive organisms. The hydrothermal vents. A slew of other instruments on board Europa Clipper. तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट कहां से गुजरने वाला है, कब पहुंचेगा और क्या क्या करेगा। चलिए इस राज को सुलझाते हैं नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन के साथ। बात है जनवरी 1610 की। इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपने घर पर बनाए हुए टेलीस्कोप से जुपिटर के मून यूरोपा की खोज कर डाली। मानव इतिहास की इस महान खोज ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। इसके बाद 1950 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने दूरबीन से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस करी जिससे पता चला कि यूरोपा की सतह पर प्रचुर मात्रा में वाटर आइस मौजूद है। यह खोज कम रेजोल्यूशन वाले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस का उपयोग करके की गई। गेराल्ड कूपर ने यूरोपा पर वाटर आइस मौजूद होने का दावा किया। यूरोपा की जानकारी जुटाने के लिए अब तक 6 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जा चुके हैं। जुपिटर के मून यूरोपा पे मिशंस काफी टाइम पहले शुरू हुए थे। सबसे पहली तस्वीरें 1970 के दशक में पायनियर 10 एंड 11 स्पेसक्राफ्ट ने भेजी, लेकिन असली ब्रेक थ्रू 1979 में नासा के वॉयेजर ने दिया, जब इसने यूरोपा के सरफेस पर एक अजीब पैटर्न देखा, लीनियर फ्रैक्टर्स और एक स्मूथ सरफेस। फिर 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने सबसे डिटेल्ड इमेजरी और एविडेंस दिया कि यूरोपा के आइस क्रस्ट के नीचे एक हिडन ओशियन हो सकता है। इस डिस्कवरी ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी क्योंकि ये एक साइन था कि वहाँ लाइफ के चांसेस हो सकते हैं। इवन हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने 2012 और 2018 में वाटर प्लम्स डिटेक्ट किए, जो और ज़्यादा रिसर्च का सब्जेक्ट बन गया। ईएसए का जूस मिशन भी जुपिटर के आइसी मून्स पे जाने वाला है। अब यूरोपा की बात करें तो यूरोपा जुपिटर का छोटा उपग्रह है जो एक मिस्टीरियस आइसी सरफेस के नीचे एक ओशियन छुपा रहा है। ये ओशियन इतना बड़ा हो सकता है कि अर्थ के सारे ओशियन से ज्यादा पानी इस छोटी सी दुनिया में हो। तो सवाल उठता है, क्या यह मून एलियन लाइफ का घर हो सकता है? नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन इसी राज को खोलने के लिए तैयार किया गया है। इस मिशन का मेन गोल है यूरोपा के सरफेस और इसके नीचे के ओशियन को स्टडी करना, उसके एनवायरनमेंट को इन्वेस्टिगेट करना और उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना कि वहाँ लाइफ हो सकती है या नहीं। नासा ने पहले भी जुपिटर और इसके मून्स को स्टडी किया है, लेकिन यूरोपा पर यह मिशन हमें ज़्यादा इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। और एक्साइटिंग बात यह है कि यूरोपा के सरफेस पर फ्रैक्चर्स और क्रैक्स होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नीचे कोई जियोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट हो सकता है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोपा का ओशियन वार्म हो सकता है क्योंकि वहाँ जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल के कारण टाइडल फोर्सेस जनरेट होते हैं, यानी एक वार्म ओशियन हो सकता है। यह मिशन यूरोपा के आइसी सरफेस को डीपली स्कैन करेगा। यह हमें यूरोपा के क्रस्ट की थिकनेस, सरफेस के नीचे के पानी के लेयर्स और पॉसिबल जियोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में इम्पोर्टेंट डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल पुल। अब यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो यह स्पेसक्राफ्ट अपने सोलर पैनल्स के साथ 100 फीट तक फैला हुआ है और इसके ज़्यादातर हिस्से में एवियोनिक्स वोल्ट, रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल और प्रपल्सन मॉड्यूल जुड़ा है। लॉन्च के समय यूरोपा क्लिपर का वजन लगभग 13,000 पाउंड्स यानी 6,000 किलोग्राम्स होगा और वजन का लगभग आधा हिस्सा ईंधन ही होगा, जो कि पाउंड्स में लगभग 6,000 है। यह एक सोलर एनर्जी से चलने वाला रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। यह जुपिटर के आइसी मून यूरोपा का पहला डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब साइंस को देखा जाए तो यूरोपा का ओशियन जो है वो सोल्ट वाटर से बना हो सकता है, जिसमें बेसिक एलिमेंट्स होंगे जो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं।
जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स का। जब लावा ओशियंस के नीचे निकलता है तो वाटर के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स जनरेट होते हैं। यह वो जगह होती है जहाँ से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स समुद्र के पानी में मिक्स होते हैं और लाइफ फॉर्म्स यहाँ पनप सकते हैं। अर्थ के ओशियंस में ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलते हैं और वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है बिना सनलाइट के। इसलिए नासा इस मिशन के लिए अर्थ के समुद्रों में भी रिसर्च कर रहा है। अब हम बात करते हैं यूरोपा क्लिपर मिशन के जर्नी की। तो इस मिशन की प्री लॉन्च एक्टिविटीज 2013 से चल रही है और 2013 से 2015 इसका फेज ए चला, जिसमें फ्लाई बाय कंसेप्ट्स को लागू किया और साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को सेलेक्ट किया गया। इसके बाद फेज बी 2017, यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के कुछ उपकरणों को डिजाइन और टेस्ट किया गया। मार्च 2017 में मिशन को नाम दिया गया यूरोपा क्लिपर। फेज सी 2019, यह यूरोपा क्लिपर का फाइनल डिजाइन फेज था। स्पेसक्राफ्ट का कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग हुई और इसके कंपोनेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप में बनाया गया है। अब आता है फेज डी 2022, नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी साउदर्न कैलिफोर्निया में यूरोपा क्लिपर की असेंबली शुरू हुई। हर एक इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और साइंस इंस्ट्रूमेंट्स की टेस्टिंग हुई और इंस्टॉल किया गया। फिर 2024 में इसे कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में शिप किया गया। केनेडी स्पेस सेंटर में भी इसकी टेस्टिंग और असेंबली हुई और रॉकेट के साथ इंटीग्रेट किया गया। अब बारी आती है लॉन्च की। तो नासा का प्लान है यूरोपा क्लिपर को अक्टूबर 2024 में लॉन्च करने का अपने ट्रस्टेड फाल्कन हेवी रॉकेट के थ्रू। यह लॉन्च होगा फ्लोरिडा से, जो स्पेस हिस्ट्री की एक आइकॉनिक लोकेशन है। और फाल्कन हेवी इलोन मस्क की स्पेसएक्स का बनाया हुआ रॉकेट है, जो इस वक्त के मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स में से एक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉकेट 63,800 किलोग्राम तक का वजन स्पेस में ले जा सकता है, इसलिए यूरोपा क्लिपर उसके लिए एक खास पैसेंजर होगा। अब लॉन्च के बाद यह स्पेसक्राफ्ट सीधा यूरोपा नहीं जाएगा। इट विल टेक एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी असिस्ट फ्रॉम मार्स इन 2025 एंड अर्थ इन 2026। ग्रेविटी असिस्ट का मतलब है कि यह प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड्स का यूज करके स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड और ट्रेजेक्टरी को बढ़ाएगा, एनर्जी बचाए रखेगा और अपनी जर्नी को एफिशिएंट बनाएगा। और यह ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक काफ़ी पुरानी है, इसको वॉयेजर मिशंस में भी यूज़ किया गया था। फिर यह मार्स का फ्लाई बाय करके फिर वापस अर्थ के नज़दीक आकर इन प्लैनेट्स की ग्रेविटी का यूज़ करते हुए अपने मोमेंटम को बढ़ाएगा। अब जितनी वेलोसिटी इसको जुपिटर तक पहुंचने के लिए चाहिए, उसको ये इन प्लैनेट्स का फ्लाई बाय करते हुए इनके ग्रेविटी असिस्ट का यूज़ करते हुए मेंटेन करेगा। 6 साल की जर्नी के बाद 2030 में यूरोपा क्लिपर जुपिटर सिस्टम में एंटर करेगा। जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल को हैंडल करते हुए यह स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ से काम और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जुपिटर के रेडिएशन एनवायरनमेंट यूरोपा के आसपास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मज़े की बात यह है कि जुपिटर के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन से स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए यूरोपा क्लिपर को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए गए हैं। इसके बाद यूरोपा क्लिपर जुपिटर को ऑर्बिट करते हुए 2031 में यूरोपा का फर्स्ट फ्लाई बाय करेगा। मई 2031 में स्पेसक्राफ्ट अपना फर्स्ट साइंस कैंपेन शुरू करेगा, जिसमें ये यूरोपा के एंटी जोवियन साइड का फ्लाई बाय करेगा, जो कि जुपिटर के डिसओरिएंटेशन में है। फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके यूरोपा की सरफेस, सब सरफेस ओशियन, आईसी शेल और थिन एटमॉस्फेयर का डेटा कलेक्ट करेगा। इस वक्त इसकी यूरोपा की सरफेस से अल्टीट्यूड की क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगी लगभग 16 माइल्स, किलोमीटर्स में 25। मई 2033 में ये सेकंड साइंस कैंपेन शुरू करेगा। अब यह जुपिटर की तरफ के हेमिस्फीयर का फ्लाई बाय करेगा, यानी यूरोपा के सब जोवियन साइड में। सितंबर 2034 अब तक इस मिशन का समापन हो जाएगा और यूरोपा क्लिपर को जेनीमेड के सरफेस में डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि नासा के स्पेसक्राफ्ट पर एक मेटल का प्लेट क्यों फिट होता है। नासा ने यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट के लिए एक स्पेशल वोल्ट प्लेट बनाई है।
यह प्लेट एक हाई ग्रेड टाइटेनियम से बनी हुई है जो स्पेसक्राफ्ट को डीप स्पेस रेडिएशन से बचाने के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि यूरोपा जैसा आइसी मून जो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑर्बिट करता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है। जुपिटर के रेडिएशन बेल्ट इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो स्पेसक्राफ्ट के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज कर सकते हैं। वोल्ट प्लेट का काम है इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, बट इसका एक और एस्पेक्ट भी है। नासा वोल्ट प्लेट को कुछ अलग नज़रिए से भी देखती है, ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेगेसी। यह एक रिमाइंडर है फ्यूचर एक्सप्लोरर्स के लिए। अब शुरू में मैंने आपको कहा था कि एलियंस के लिए मैसेज, तो वो इसी पर मौजूद है। यहाँ दिखाई गई साइड में अमेरिकी कवि एडा लिमोन की हस्तलिखित इन प्रेज ऑफ मिस्ट्री ए पोएम फॉर यूरोपा है, और इसे सिलिकॉन माइक्रोचिप के साथ चिपकाया जाएगा, जिस पर जनता द्वारा दिए गए 2.6 मिलियन से ज्यादा नाम लिखे होंगे। और उस बोतल में मैंने भी नाम डाला था। यह नासा के मैसेज इन बोतल अभियान का संदर्भ है। इसमें रेडियो आवृत्तियों का संदर्भ भी शामिल है, जो इस बात का प्रतीक है कि मानवता ब्रह्मांड के संदेशों को सुनने के लिए इस रेडियो बैंड का उपयोग कैसे करती है। ये विशेष आवृत्तियां पानी के अवयवों द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित रेडियो तरंगों से मैच होती है और खगोलविदों द्वारा वाटर होल के रूप में जानी जाती है। प्लेट पर उन्हें रेडियो उत्सर्जन रेखाओं के रूप में दर्शाया गया है। वोल्ट प्लेट में प्लेनेटरी साइंस के संस्थापकों में से एक रॉन ग्रीली की तस्वीर शामिल है, जिनके 2 दशक पहले यूरोपा मिशन को विकसित करने के शुरुआती प्रयासों ने यूरोपा क्लिपर की नींव रखी थी। यह है एडा लिमोन की कविता। मैसेज कुछ इस तरह का है। रात के आसमान के नीचे काले विस्तार से घिरे हुए हम उन ग्रहों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम सितारों पर अपनी त्वरित इच्छाएं पिन करते हैं। पृथ्वी से हम आकाश को ऐसे पढ़ते हैं जैसे यह ब्रह्मांड की एक अचूक पुस्तक है। फिर भी हमारे आकाश के नीचे रहस्य है। व्हेल का गाना, हवा से हिलते हुए पेड़ की टहनी में गाना गाने वाला पक्षी, हम निरंतर विस्मय के प्राणी है। सुंदरता, पत्ती और फूल, दुख और सुख, सूरज और छाया के प्रति उत्सुक है। और यह अंधकार नहीं है जो हमें जोड़ता है, अंतरिक्ष की ठंडी दूरी नहीं बल्कि पानी की पेशकश, बारिश की हर बूंद, हर नाला, हर नाड़ी, हर नस। हे दूसरे चंद्रमा, हम भी पानी से बने हैं, विशाल और आकर्षक समुद्रों से। हम भी अजूबों से बने हैं, महान और साधारण प्रेमों से, छोटे अदृश्य संसारों से, अंधेरे के माध्यम से पुकारने की आवश्यकता से। अब आखिर में हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। यूरोपा क्लिपर के अंदर 9 जरूरी साइंस इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जो अब तक के सबसे एडवांस्ड और सेंसिटिव है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नेडेड डेक पर स्थापित किए गए हैं ताकि फ्लाईबाई के दौरान ओरिएंटेशन को स्टेबलाइज किया जा सके। अब ये एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूरोपा क्लिपर को चलती फिरती लेबोरेटरी बना देते हैं। सबसे पहला है ईथेमिस, यूरोपा थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम, जो यूरोपा के सरफेस से हीट डिटेक्ट करेगा। ये सरफेस के नीचे हॉट स्पॉट्स को ढूंढेगा जहाँ से इंटरनल हीट आ रही होगी, शायद उन जगहों पर जहाँ सब सरफेस ओशियन जमीन के करीब हो। ये वही टेक्नोलॉजी है जो मार्स को स्टडी करने के लिए यूज हुई थी। फिर आता है यूरोपा इमेजिंग सिस्टम EIS, जो एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। ये यूरोपा की सरफेस का 3D मैप बनाएगा और आइस के क्रैक्स और रिजेस की बारीकी से जांच करेगा। आइस क्रस्ट कितनी थिक है और उसमें किस तरह बदलाव हो रहे हैं, ये सब EIS बताएगा। तीसरा जरूरी इंस्ट्रूमेंट मासपेक्स है। मासपेक्स गैसों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा जो यूरोपा के सरफेस से लीक हो रही है। इस इंस्ट्रूमेंट से हम वहाँ के एटमॉस्फेयर और सरफेस केमिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे और हमें बताएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। इससे हमें यूरोपा के अंडरग्राउंड ओशियन को समझने में मदद मिलेगी। अगला इंस्ट्रूमेंट है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ UVS। ये अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए यूरोपा के एटमॉस्फेयर और ऑरोराज को स्टडी करेगा। UVS से हमें वहाँ के मॉलिक्यूल्स और उनके इंटरेक्शंस के बारे में डिटेल मिलेगी। ये भी समझाने में मदद करेगा कि यूरोपा के एटमॉस्फेयर में और कौन कौन सी गैसें हो सकती है और क्या ये गैसेज ओशियन के ऊपर आ रही है। पांचवा जरूरी यंत्र है रीजन, रडार फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग,
ओशियन टू नियर सरफेस। रीजन एक रडार सिस्टम है जो यूरोपा के आइसी क्रेस्ट के नीचे ओशियंस को डिटेक्ट करेगा। ये रडार आइस के थ्रू पेनिट्रेट करेगा और यूरोपा के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। इससे हमें यह समझ आएगा कि ओशियंस कितने डीप है और क्या आइस क्रैक्स के थ्रू वाटर वहाँ से बाहर आ रहा है। सूडा सरफेस डस्ट एनालाइजर। सूडा का काम है डस्ट पार्टिकल्स को एनालाइज करना जो यूरोपा के सरफेस से ऊपर उठ रहे होंगे। इस इंस्ट्रूमेंट से हमें यूरोपा के सरफेस के मटेरियल के बारे में पता चलेगा। सूडा की एनालिसिस से हमें वहाँ की जियोलॉजी और केमिस्ट्री को जानने में मदद मिलेगी। PIMS प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नेटिक साउंडिंग। ये वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करेगा जो यूरोपा के ओशियंस के चारों ओर फैली हुई है। ये इंस्ट्रूमेंट प्लाज्मा पार्टिकल्स को मेजर करेगा और वहाँ के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को मैप करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव को देखकर हमें समुद्रों की गहराई और उनकी बनावट को समझने में मदद मिलेगी। माइस मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर यूरोपा। यूरोपा पर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है वो किस चीज से बने हुए हैं, इसके आधार पर इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे और उनकी वेवलेंथ से माइस मैपिंग करेगा। इसकी मदद से आइस, सोल्ट्स, ऑर्गेनिक्स और वॉर्म हॉटस्पॉट्स के बारे में पता चलेगा और यूरोपा की जियोलॉजिक हिस्ट्री के बारे में अनुमान लगाया जाएगा। ग्रेविटी रेडियो साइंस ये एक और इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेसक्राफ्ट के रेडियो सिग्नल्स को यूज करेगा। यूरोपा की ग्रेविटी फील्ड्स को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट से हमें यूरोपा के मास डिस्ट्रीब्यूशन और वहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यूरोपा के गुरुत्वाकर्षण में बदलाव से हमें समझ आएगा कि क्या वहाँ अंडरग्राउंड ओशियंस मौजूद है या नहीं। तो दोस्तों, यूरोपा क्लिपर मिशन सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, यह इंसानी क्यूरियोसिटी के बारे में है। यह उस उम्मीद के बारे में है कि कहीं और भी जिंदगी हो सकती है। अगर हम यूरोपा के ओशियंस में जिंदगी खोज लेते हैं तो यह हमें बताएगा कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने यूनिक है। तो इंतजार कीजिए क्योंकि यूरोपा क्लिपर हमें ले जा रहा है एक नई दुनिया की खोज पर। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं रोहित, मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग वीडियो के साथ।